पर पुलिस में एक सबसे बड़ी बात जो आम आदमी जो देखता है, बोले यार ये गाली गलौज बहुत करते हैं, जब चाहे थाने में चले जाएं या कहीं चले जाएं। मैं जब पुलिस में आया हम्म, तो वास्तव में मेरे गांव के लोग मेरे से पूछते थे कि भाई आपको गाली देने की ट्रेनिंग भी ट्रेनिंग मिलती है मिलती है क्या? ये राजनीतिक दखल इतना ज्यादा हो गया है कि पुलिस स्वतंत्र रूप से काम। स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहा है। 1994 से 1997 तक झुंझुनू का एसपी रहा। नमस्कार, इंक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दहिया। आज इंटरव्यू व्यक्ति विशेष में हमारे साथ में जुड़े हैं एडीजी आरपी सिंह जी। और आरपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू कार्यक्रम में, व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आप एडीजी तक बनने तक का जो सफर है आपका राजस्थान में, वो कैसे रहा? कहाँ कहाँ से आपने एजुकेशन कहाँ से ली और यहाँ तक पहुँचने का जो आपके सीढ़ियाँ चढ़ी हैं आपने, वो संघर्ष हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे सर। मेरा पूरा नाम रामफल सिंह है, लेकिन लोग मुझे आरपी सिंह के नाम से ही जानते हैं। मैं मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला हूं और मेरा जिला भिवानी था, जो वर्तमान में चरखी दादरी हो गया है मेरा गांव। मैंने वैश्य कॉलेज भिवानी से ही डिग्री प्राप्त की थी। स्कूलिंग भी वहीं भिवानी से किया है? स्कूलिंग मेरा गांव में हुआ। मेरा गांव बास अचीना है और अचीना में मैंने हाई स्कूल पास किया। उसके बाद में जनता विद्या मंदिर जो कॉलेज था उसमें मैंने ग्रेजुएशन किया और मैं जनवरी 1975 में सरकारी नौकरी में आ गया था और 1973 में मैंने डिग्री की थी। 19 साल की उम्र में ही मैंने डिग्री की थी। उसके बाद में मैं 20 साल, साढ़े 20 साल की उम्र में ही सर्विस में आ गया था और मैं आर्मी ऑडिट में था। स्टार्टिंग में मेरठ में मेरी पोस्टिंग थी। उसके बाद मैंने असिस्टेंट ग्रेड का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया यूपीएससी से और 76 अगस्त में मैं दिल्ली में होम मिनिस्ट्री में असिस्टेंट के पद पर आया। उसके बाद में 82 में मैंने यूपीएससी से ही सेक्शन ऑफिसर का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और मैं क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर मात्र 27-28 साल की उम्र में ही। बहुत कम उम्र में आपने अचीवमेंट हासिल करते गए। साढ़े 20 साल की एज में तो मैं सर्विस में आ गया और 27 साल की एज में मैं गजेटेड ऑफिसर हो गया था दिल्ली में। उसके बाद में मेरे लिए क्या बचा था, लोगों ने सुझाव दिया कि आईएएस आईपीएस की तैयारी की जाए, क्योंकि मैं बिल्कुल ठेठ गांव का आदमी, मेरे पेरेंट्स हैं बिल्कुल अनपढ़। डाली में दादरी सीमेंट फैक्ट्री में मेरे फादर काम करते थे। तो अब उसके बाद में अचीवमेंट यही था कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूं। तो मैंने सिविल सर्विसेज की कोशिश की तो 81 में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। 82 में मैंने क्वालिफाई किया और मैं क्लास 2 में ही आया। तो मैं पहले से ही क्लास 2 ऑफिसर था। मैंने फिर उसको ज्वाइन नहीं किया और 83 में मैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में सिलेक्शन हुआ मेरा क्लास 1 में। वो मैंने ज्वाइन किया, लेकिन ये सोचकर कि इसकी पब्लिक डीलिंग नहीं है, सिर्फ रेलवे की पटरी पर ही जीवन रहेगा, मैं वापिस आ गया और फिर मैंने कोशिश करी। तो 86 में मैं आईपीएस में आया और मुझे राजस्थान कैडर मिला और मैं राजस्थान में आ गया। अब राजस्थान ही मेरा घर है और मैं दिल्ली में मेरा निवास है। मेरी सर्विस लक्ष्मणगढ़ अलवर से शुरू हुई राजस्थान में। उसके बाद मैं गंगानगर गया और गंगानगर के बाद में मैं झुंझुनू के भी एसपी रहे हैं। बिल्कुल, मैं झुंझुनू एसपी रहा। गंगानगर के बाद में मैं जिला पुलिस अधीक्षक जालोर रहा और जालोर के बाद में मेरी पोस्टिंग झुंझुनू में रही। तो झुंझुनू मेरी सबसे लंबी पोस्टिंग थी। 3 साल में 1994 से 1997 तक झुंझुनू का एसपी रहा और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में ही मेरी पोस्टिंग है, क्योंकि भिवानी जिला झुंझुनू के बॉर्डर पर ही स्थित है और मेरा गांव भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, जयपुर बल्कि ज्यादा दूर है। गांव मेरा यहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर है और आप जयपुर मानो तो जयपुर झुंझुनू से 180 किलोमीटर है। तो जब भी मैं आता हूँ यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरे घर में ही मैं आ गया हूँ। झुंझुनू जिले से आपको काफी लगाव बहुत लगाव है। और आज मैं किसी मेरे व्यक्तिगत दौरे पर आया था
तो जब भी मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मैं मेरे जो पुराने परिचित हैं उनसे मैं मिलता हूँ, उनको बता देता हूँ, तो मिलने आते हैं। ये श्री मनीराम जी जो खेल अधिकारी हैं, रहे हैं मेरे पास, झुंझुनू में भी रहे हैं, फिर मैं चूरू एसपी था 1993 में। तो ये नहीं 1993 नहीं 2003 में, तो ये वहाँ भी खेल अधिकारी थे। अब ये मिलने आए थे और भी लोग आएंगे, क्योंकि लोगों को पता लग गया कि आए हुए हैं। तो मेरा विशेष लगाव झुंझुनू जिले से है। थोड़ा पुलिस महकमे की बात कर ली जाए तो आपको क्या लगता है कि पुलिस महकमे में अब जो आप देख रहे स्थिति, किस प्रकार के सुधार करने की आवश्यकता आपको नजर आ रही है? देखिए, पुलिस में ऐसा है कि चाहे कितनी भी सक्षम पुलिस है, लेकिन जनता के सहयोग के बिना वो कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए मैं 8 जिलों में एसपी रहा हूँ, जालोर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, पाली, गंगानगर, दौसा और चूरू लास्ट मेरा था, वहां से मेरा प्रमोशन हुआ था। तो मैंने छोटे पुलिसकर्मी और बड़े पुलिसकर्मी में भेद नहीं समझा, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि भाई ये सिपाही है या एएसआई है, ये इससे क्यों बात करें। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि उनसे बात नहीं की जाए, बल्कि मैं तो ये सोचता था कि अनुभव के आधार पर हो सकता है वो हमारे से ज़्यादा जानकारी रखते हो और वो पुलिस के बारे में मुझे बताएंगे। तो मैं जो भी इनटेक करता था वो छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े से करता था। आजकल क्या एक परिपाटी सी देखने में आई है कि अधिकारी जो आईपीएस या आरपीएस बनते हैं वो अपने आप को थोड़ा सा अलग समझने लगते हैं, और वो जनरल पब्लिक से भी थोड़ा सा ज्यादा लगाव नहीं रखते, और इवन पुलिस कर्मी से भी लगाव नहीं नहीं रखते। वो ऑफिसर कैटेगरी ज्यादा समझते हैं। दूसरा ये है कि पॉलिटिकल जो राजनीतिक दबाव जो पुलिस के ऊपर आया है वो भी उसी विषय पे सबसे ज्यादा चर्चा हाँ, अच्छा वो भी एक कारण है, क्योंकि राजनीतिक दखल इतना ज्यादा हो गया है कि पुलिस स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहा है। तो उस दखल की वजह से भी पुलिस में थोड़ी सी ढिलाई आई है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि भी राजनीतिक दखल नहीं होना चाहिए, हर कैटेगरी का टेन्योर होना चाहिए 2-2 साल का। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि 2 साल का है। अभी राजस्थान में तो डीजीपी का पद 2 साल के लिए किया है, बाकी कोई पद 2 साल के लिए नहीं किया। जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एसएचओ है, एसपी है या आईजी रेंज के हैं, उनका 2-2 साल का कम से कम होना चाहिए। क्योंकि आप भी जानते हैं कि 6 महीने में तो कोई जो भी जाता है वो उसकी परिस्थिति और वो पब्लिक को देखने में लगा देता है। तो 6 महीने में ही मान लिया ट्रांसफर कर दी जाए तो वो क्या उसमें वो वहाँ की सिचुएशन जब तक समझेगा उससे पहले करवाना जाएगा। तो एक तो पॉलिटिकल प्रेशर है ना, वो कम होना चाहिए, और ट्रेनिंग के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। मैंने ये भी अनुभव किया है कि कई अधिकारी या पुलिसकर्मी भी है ट्रेनिंग में ज्यादा रुचि नहीं लेते, और ट्रेनिंग के बिना उनको ना तो कानून की अच्छी तरह जानकारी होती है और ना ही पब्लिक डीलिंग से जानकारी होती है। तो वो फिर परिस्थिति ऐसी बनती है कि माहौल बिगड़ता है और पुलिस को लाठीचार्ज या गोली वगैरह चलानी पड़ती है। उसमें वो बहुत सारे विषय है, लाठीचार्ज क्यों करने पड़ते हैं, कहाँ से क्या आदेश आते हैं, कौन सा आंदोलन है, किस पे लाठीचार्ज करना है, पॉलिटिकल रीजन उसमें खूब रहते हैं कि यहाँ पे लाठीचार्ज करना है कि नहीं करना है। आम तौर पर पुलिस में एक सबसे बड़ी बात जो आम आदमी जो देखता है, बोले यार ये गाली गलौज बहुत करते हैं, जब चाहे थाने में चले जाएं या कहीं चले जाएं। तो क्या ये मैं जब पुलिस में आया तो वास्तव में मेरे गांव के लोग मेरे से पूछते थे कि भाई आपको गाली देने की ट्रेनिंग भी मिलती है क्या? ये पूछते थे। तो मैंने कहा नहीं, गाली देने की ट्रेनिंग नहीं मिलती है। ये क्या कि आप तो कहते हैं ना कि जो कंपनी है, मतलब कंपनी का मतलब मेलजोल है ना, वो आदमी की आदत को बिगाड़ता है। आपकी यदि किसी अपराधी से मेलजोल होगा तो आपके अंदर भी अपराधी प्रवृत्ति थोड़ी बहुत तो आएगी। मान लिया किसी की कोई बीमारी है, आप उससे टच करोगे, उसके संपर्क में रहोगे तो उसके विषाणु जीवाणु आपके अंदर आ सकते हैं। मान सकते हैं कि अपराधियों के साथ रहकर उनमें अपराधी प्रवृत्ति बनती है। तो ये सुधार करने की जरूरत क्या, अलग से एक ट्रेनिंग इसकी
उनको दी जाए इसमें कि ये सब चीज छोड़ी ये जाए। इनहेरेंट भी होता है। अब परिवार में मान लिया कि कई आदमी सोचते हैं, जिस तरह मैंने भी देखा, कई पुलिसकर्मी हैं अपराधियों से मिलकर अपराध करने में भी पकड़े गए हैं। यहाँ झुंझुनू में ही जब मैं एसपी था तो 2 पुलिसकर्मी ऐसे पकड़े गए थे जो शराब की तस्करी करते थे, जबकि हरियाणा में शराबबंदी थी। मेरे टाइम में एक बारी शराबबंदी हुई थी हरियाणा में, तो यहाँ से हरियाणा में सप्लाई करते थे, वो सिपाही पकड़े गए, उनको बर्खास्त भी किया गया। तो हो सकता है कि उनके दिमाग में ये आई हो कि तनख्वाह कम है और तस्करी में हम ज्यादा कमाएंगे, तो वो तस्करी में चले कमाने जाते की हैं। तो सर कोई लिमिट नहीं होती है। बस वही है, ये मानसिक संतुष्टि की बात है। आदमी सोचता है कि मैं अफीम बेचूं, गांजा बेचूं या शराब बेचूं, उसमें ज्यादा पैसा मिलेगा। अभी सिपाही की नौकरी मुझे 40,000 मिलते हैं और वहां एक ट्रिप के 40,000 मिल गए, तो वो उसकी तरफ बढ़ता है। फिर कानून की पेचीदगियां हैं, एक कोर्ट के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, लास्ट में जो क्राइम का रेशियो है सर हम देख रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है। हम देश कह रहे हैं कि विकास कर रहे हैं हम लोग, अगर देखा जाए तो विकास जो क्राइम में है उसमें जितना विकास है वो किसी चीज में देश ने विकास किया नहीं है। तो उसको पुलिस कैसे रोके, क्राइम को कैसे रोके? ऐसे आम तौर पर हम देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं कि हम देखते हैं जितने क्राइम हुए हैं और महिलाओं से रिलेटेड जो क्राइम जो होते हैं वो शराबखोरी की वजह से ज्यादातर केसेस हैं, वो 90% केसेस सर्वे है वो शराबखोरी, शराब के नशे में उन्होंने महिलाओं के साथ जो गलत काम किया है वो सब बढ़ रहे हैं। तो यहाँ राजस्थान में एक कानून आया कि 8 बजे के बाद में आप लगते हैं, शराब नहीं बेच सकते 8 बजे के बाद में। लेकिन आपने भी देखा होगा ये कि पुलिस की गाड़ी शराब के ठेके के आगे से निकल जाती है, शराब का ठेका 9 बजे भी खुला रहता है, या फिर वो आधा शटर वाला सिस्टम आपने भी देखा होगा वहां से, तो पुलिस उसको कंट्रोल नहीं कर रही। अभी सीएम ने इसके लिए एक बयान देना पड़ा है सीएम को कि अगर शराब के ठेके अगर खुले मिले 8 बजे के बाद तो एसपी और वहाँ के जो इंचार्ज हैं, थाना इंचार्ज है, उन पर कार्रवाई की जाएगी, वो जिम्मेदार है। ऐसे है कि हर काम का अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन जो भी कोई गड़बड़ होती है तो पुलिस को जिम्मेदार ठहराते हैं। अब शराबबंदी के लिए सिर्फ पुलिस ही जिम्मेदार नहीं है, एक्साइज डिपार्टमेंट भी खुला हुआ है, वो भी जिम्मेदार है। वो सभी उसमें एक तरीके, पुलिस का कहने का मतलब है कि उस विभाग से रिलेटेड कानूनी व्यवस्था बनाने के लिए जिनको जिम्मेदारी दी गई वो सभी आ जाते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी तब तक कोई भी डिपार्टमेंट है वो सक्सेस नहीं हो सकता। इसमें पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट या जिस डिपार्टमेंट से भी संबंधित कोई काम है, जिम्मेदारी है, उनके साथ साथ पब्लिक भी जिम्मेदार मानूंगा। मान लिया किसी को शराब पीनी है तो 8 बजे से पहले ही लेके जाए, वो भी करता है कि 8 बजे के बाद ही हम नहीं ब्लैक में करे। शराब पिए 8 बजे के बाद या पहले पिए, मैं तो कहता हूँ शराब नहीं पीनी चाहिए, इसको पूरे तरीके से राजस्थान में बंद कर ही देना चाहिए, क्योंकि इससे क्राइम बढ़ता है, हमने देखा है, और मानसिक संतुलन लोग होते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि जो पुलिस महकमा है जिसको इस काम में जो तत्परता दिखानी चाहिए, लेकिन वो तो उसको सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक न्यूज चलाई कि यहाँ फलाने शहर में रात 8 बजे बाद भी शराब बिकती है, खुलेआम बिकती है, तो मेरी कोई सिक्योरिटी नहीं है, पुलिस वाले उधर खड़े दिखेंगे मुझे, मेरी तरफ नहीं दिखेंगे, और उनकी खुली गुंडागर्दी होती है। एक आम आदमी के ऊपर अगर किसी ने जानलेवा हमला कर दिया तो वो अपराधी 5-6 महीने, 8-10 महीने, या फिर वो नहीं पकड़ा जाता है। लेकिन आप शराब के ठेके पे आके कोई तोड़फोड़ कर लेता है तो तीसरे दिन उसको पकड़ लिया जाता है। तो वहां पुलिस एक्टिव दिखती है, लेकिन आम आदमी के लिए एक्टिव नहीं दिखती। ये आम आदमी के सवाल है सर, ये अंतर आप देखते हैं ना सर, इसको कैसे बदला जाए सर? इसको तो कानून व्यवस्था की और अनुसंधान की पुलिस अलग अलग होनी चाहिए। अभी राजस्थान में एक एक्सपेरिमेंट भी किया है इस जिले में, शायद डूंगरपुर में किया है, कहाँ किया है, उसमें अनुसंधान की पुलिस और कानून व्यवस्था की पुलिस अलग अलग करेगी, क्योंकि पुलिस के दुनिया भर के काम है, जिधर वीआईपी ड्यूटी है, ट्रैफिक ड्यूटी है, अनुसंधान का काम है, लॉ एंड ऑर्डर का है, अचानक की कोई एक्सीडेंट हो गया उसको प्रोटेक्ट करना है। इसलिए ये पुलिस अलग अलग होनी चाहिए, दोनों एसएचओ अलग होने चाहिए पुलिस स्टेशन में भी। उसके बाद में उनको जिम्मेदारी तय कर दी जाए कि भाई आप तो ये इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे, कोई क्राइम हो गया तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, बाकी काम है वो दूसरी पुलिस करेगी। तो वो अपनी जिम्मेदारी समझ के यदि इस तरह का व्यवस्था कर दी जाए तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत व्यवस्था सुधरेगी। तो ये आपके सुझाव है कि इस तरीके से
सुधारा जा सकता है। सुधारा जा तो सकता है। आरपी सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो सुझाव हैं वो हम आगे जनता को भी पहुंचाएंगे और सरकार भी उस पर अमल करे ताकि और कुछ बेहतर किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।